इजरायल के सबसे बड़े दुश्मन और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक हमास के मुखिया इस्माइल हनिया की हत्या हो चुकी है। माना जा रहा है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में घुसकर इस्माइल हनिया को मार डाला है। इसके अलावा हमास के मिलिट्री चीफ दायफ को भी मारने का दावा इजरायल ने अब कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या इस्माइल हनिया की हत्या और फिर दायफ के मारे जाने से बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में अपने ही खिलाफ उठ रही आवाज को दबा पाएंगे, या फिर नेतन्याहू ने ईरान में घुसकर जिस इस्माइल हनिया की हत्या करवाई है उसने ईरान को भी अब इतना भड़का दिया है कि वो अपनी जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाकर बदले के लिए तैयार हो गया है, और जिसमें उसका साथ हमास के नए बनने वाले मुखिया खालिद मेशाल का मिलने वाला है, जिसकी सुसाइड बॉम्बिंग की कहानियां सुनकर ही किसी को भी दहशत हो सकती है। आखिर इस्माइल हनिया की हत्या से दुनिया में क्या बदला है और कैसे उसका असर अब इजराइल और फिलिस्तीन से आगे निकलकर सभी अरब मुल्कों पर पड़ने वाला है, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इस्माइल हनिया की हत्या के बाद से ही कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब तलाशने से दुनिया के बदलते समीकरण शायद शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। पहला सवाल कि क्या इस्माइल हनिया की मौत के बाद हमास कमजोर पड़ जाएगा और वो इजराइल के खिलाफ जंग हार जाएगा क्योंकि उसके मिलिट्री चीफ की भी हत्या हो गई है। दूसरा सवाल कि क्या इस्माइल हनिया की हत्या को ईरान अपनी संप्रभुता पर हमले के तौर पर देख रहा है और वो इसका बदला लेगा। और तीसरा सवाल कि क्या इस्माइल हनिया की हत्या के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश में इतनी सहानुभूति मिल पाएगी कि वो अपनी कुर्सी बचा सकें और प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकें। एक एक करके इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, क्या इस्माइल हनिया की मौत के बाद हमास कमजोर पड़ जाएगा? इसका जवाब है नहीं। इस्माइल हनिया की मौत के बाद भी हमास जैसे आतंकी संगठन को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमास के नए मुखिया के तौर पर जो नाम सामने आया है वो इस्माइल हनिया से भी ज्यादा खतरनाक है। उसका नाम है खालिद मेशाल। खालिद मेशाल सुसाइड बॉम्बिंग का एक्सपर्ट है। साल 1987 में हमास के बनने के बाद साल 1994 में इसी खालिद मेशाल ने हमास के लड़ाकों को सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग दी थी, जिसके बाद इजराइल में कई जगहों पर बम धमाके हुए थे। ये वही खालिद मेशाल है जो साल 1996 से 2017 तक हमास का मुखिया रह चुका है, और 2017 में जब इसने पद छोड़ा तो उसकी जगह इस्माइल हनिया ने ली थी। लेकिन अब जब इस्माइल हनिया की हत्या हो चुकी है तो खालिद मेशाल फिर से हमास का मुखिया बनने वाला है, और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो फिलिस्तीन में रहता ही नहीं है। वो या तो कतर में रहता है या फिर मिस्र में। इस्माइल हनिया से पहले जब खालिद मेशाल हमास का मुखिया हुआ करता था तो इजराइल की मोसाद ने उसे भी मारने की कोशिश की थी। साल 1997 में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में उसे जहर का इंजेक्शन भी दे दिया गया था, लेकिन वो तब भी बच गया। खालिद मेशाल पर इस हमले की वजह से एक बार को ये भी लगा था कि जॉर्डन भी इजराइल का नया दुश्मन बन जाएगा, लेकिन जब खालिद मेशाल जिंदा बच गया तो दोनों देशों के रिश्ते भी ठीक हो गए। ऐसे में इस्माइल हनिया की मौत के बाद खालिद मेशाल का हमास का मुखिया बनना हमास के हमले के तरीकों को बदल देगा, और तब इजराइल के लिए मुसीबत कम होने की बजाय और भी बढ़ जाएगी। बाकी हमले की जिम्मेदारी हमास के मिलिट्री विंग इज्ज अद दिल अल कासिम ब्रिगेड की है, और उसका मुखिया मोहम्मद दाइफ है जो अब इजराइल के हमले में मारा जा चुका है। दूसरा सवाल कि क्या इस्माइल हनिया की मौत का बदला लेगा ईरान, और इसका जवाब हाँ में है। इस्माइल हनिया न सिर्फ हमास का मुखिया था बल्कि वो ईरान का राजकीय अतिथि भी था। ईरान के नए बने राष्ट्रपति मसूद पेजकेशियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इस्माइल हनिया ईरान की राजधानी तेहरान गया हुआ था। इस यात्रा के दौरान इस्माइल हनिया ने ईरान के नए राष्ट्रपति के अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई से भी मुलाकात की थी, और इसके बाद ही इजराइल ने तेहरान में घुसकर इस्माइल हनिया की हत्या कर दी। तो ईरान ने इसे अपने देश पर हमले के तौर पर देखा है, और ईरान को अगर जंग शुरू करनी होती है या फिर जंग की धमकी भी देनी होती है तो वो अपनी जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर इसका ऐलान करता है। अभी ईरान ने वो झंडा जामकरन मस्जिद पर फहरा दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब अब यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी ईरान की सेना
और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को ये आदेश दे दिया है कि वो इस्माइल हनिया की हत्या का बदला अपने तरीके से ले लें। खुद अयातुल्लाह खमेनेई ने भी इस्माइल हनिया के शव यात्रा का नेतृत्व करने और उसे दफनाने के बाद इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब ईरान इजराइल पर सीधे हमले करेगा और इस्माइल हनिया की हत्या का बदला लेगा। तीसरा सवाल कि क्या अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू? और इसका जवाब इतना सीधा नहीं है कि हाँ या ना में जवाब दे दिया जाए, क्योंकि इस्माइल हनिया की हत्या के बाद इस जंग को रोकने की जो भी कोशिशें हुई हैं वो नाकाम हो गई हैं। हमास और इजराइल के बीच शांति की जो भी बातें चली थी उसकी अगुवाई हमास की ओर से इसी इस्माइल हनिया ने ही की थी, लेकिन उसकी हत्या के बाद से इस पूरी प्रक्रिया को अब नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। बाकी ईरान भड़क गया है तो वो एक नया खतरा है इजराइल के लिए। लेबनान में हिजबुल्लाह दुश्मन है ही, बाकी हमास ने अपना नया चीफ लगभग चुन ही लिया है जिसका नाम खालिद मिशाल है और जो बॉम्बिंग एक्सपर्ट है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इस्माइल हनिया की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू निश्चिंत हैं, क्योंकि भले ही अमेरिका ने यह कहा है कि अगर हमास या ईरान या कोई और भी देश पलटवार करता है तो इजराइल का साथ देगा, लेकिन अमेरिका को भी इस्माइल हनिया की हत्या से झटका तो लगा ही है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब खत्म हो। वहीं इस हत्या के बाद भले ही बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश में थोड़ी सहानुभूति मिले, लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू ने फिर से जंग की धमकी दे दी है और इस बार ये धमकी ईरान को दी है, इससे इजराइल के एक धड़े को फिर से ये लगने लगा है कि नेतन्याहू ने अपनी जिद में पूरे देश को एक नए जंग की आग में झोंक दिया है। चौथा और सबसे जरूरी सवाल कि इस जंग में और कौन कौन से देश शामिल होंगे, और ये एक ऐसा सवाल है जिसने पूरी दुनिया के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। अभी तक इस जंग के मुहाने पर एक तरफ इजराइल जैसा देश था और दूसरी तरफ हमास के साथ सीधे तौर पर लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूती लड़ाके थे और ईरान बाहर से मदद कर रहा था। लेकिन अब अगर ईरान इजराइल के खिलाफ सीधी जंग करता है तो फिर अमेरिका भी इजराइल के साथ आ जाएगा, और अगर अमेरिका की इस जंग में सीधी एंट्री होती है तो फिर चीन भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों फिलिस्तीन के दो अहम गुटों यानी कि हमास और फतह के बीच समझौता करवाने में चीन की अहम भूमिका रही है। ऐसे में जंग हुई तो चीन के साथ वाले देश चीन के साथ होंगे, जिनमें रूस भी हो सकता है और नॉर्थ कोरिया भी। तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ पूरी नाटो फोर्स आ जाएगी। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है। सबकी कोशिश शांति स्थापित करने की है। ये कब होगी कह नहीं सकते, तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।